जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था, सार्वभौमिक धोखे के समय में सच बोलना एक क्रांतिकारी कार्य है। नमस्कार, और आज हम एक बहुत ही अहम और आजकल काफी चर्चा में रहे विषय पर बात करने वाले हैं। जी। भारत का चुनाव आयोग मतलब ईसीआई, उसकी स्वतंत्रता और हाल में उसके काम करने के तरीके पर जो सवाल उठ रहे हैं उन पर। बिल्कुल। ये चर्चा खास तौर पर उन लोगों के लिए जरूरी हो सकती है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नेंस का एक अहम हिस्सा है, और बाकी सबके लिए भी अपने लोकतंत्र को बेहतर समझने के लिए। सही कहा। और हमारी आज की बातचीत का आधार है द प्रिंट में छपा एक लेख। उसका शीर्षक है भारत का चुनाव आयोग, एक अग्नि परीक्षा। अच्छा। तो हम उसी लेख के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि भाई ईसीआई की संवैधानिक भूमिका असल में है क्या, क्यों उसकी स्वायत्तता, उसकी आज़ादी पर चिंता जताई जा रही है, और इसके मतलब क्या हो सकते हैं आगे के लिए। हम ये भी देखेंगे कि जब संविधान बन रहा था तो बनाने वालों की सोच क्या थी और आज जमीन पर क्या दिख रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये सारी चिंताएं, जैसा रिटायर्ड उद्यमी जयतीर्थ राव ने कहा, सिर्फ एक हंगामा है, या फिर ये वाकई भारत के लोकतंत्र की जड़ों से जुड़े कुछ गहरे सवाल खड़े कर रही हैं। यही गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे आज। चलिए तो फिर शुरू करते हैं ईसीआई की संवैधानिक नींव से। आखिर इसे इतनी आजादी देने का विचार आया कहां से? देखिए, ये बात जून 1949 की है। संविधान सभा में काफी बहस हुई इस पर। अच्छा। सदस्य चाहते थे कि जो संस्था चुनाव कराए वो कार्यपालिका मतलब सरकार उसके दखल से पूरी तरह आजाद हो, बिल्कुल स्वतंत्र, ताकि चुनाव निष्पक्ष हो। बिल्कुल। पहले तो एक सुझाव ये भी था कि चुनाव को मौलिक अधिकारी बना दिया जाए। हालांकि बाद में उसे संविधान के एक अलग हिस्से भाग XV में रखा गया। और उसी सोच से निकला आर्टिकल 324। हाँ, अनुच्छेद 324, जिसने चुनावों के सुपरविजन, डायरेक्शन और कंट्रोल मतलब अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की सारी जिम्मेदारी एक स्वतंत्र चुनाव आयोग को सौंप दी। लक्ष्य एकदम साफ था, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया। लेकिन फिर हाल में ऐसा क्या हुआ जिससे ये स्वतंत्रता सवालों के घेरे में आ गई? देखिए, एक बड़ा मोड़ आया मार्च 2023 में। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। हाँ, वो नियुक्ति वाला मामला। जी, कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक कमेटी करे जिसमें प्रधानमंत्री हो, लोकसभा में विपक्ष के नेता हों और भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI भी हों, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। हाँ, उद्देश्य यही था। लेकिन फिर क्या हुआ कि सरकार एक नया कानून ले आई। अच्छा। और उस कानून ने कमेटी के स्ट्रक्चर को बदल दिया। CJI को हटा दिया गया और उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया गया। इस पर तो काफी आलोचना हुई थी। बहुत कहा गया कि इससे तो आयोग सरकार के प्रति ज्यादा जवाब दे, मतलब एक तरह से ज्यादा झुका हुआ हो सकता है, और ये संविधान सभा की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ है। तो क्या इसका असर वाकई काम पर दिखा? देखिए, आलोचक तो यही मानते हैं, और कुछ बातें सामने भी आईं। जैसे अप्रैल 2024 में कुछ रिटायर्ड सीनियर सिविल सर्वेंट्स का एक ग्रुप है, CCG। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप। हाँ, उन्होंने ECI को एक चिट्ठी लिखी। उसमें चिंता जताई, कहा कि EVM और VVPAT मतलब वो पर्ची वाली मशीन, उसकी सुरक्षा को लेकर जो शक हैं उन्हें दूर करने में आयोग एक तरह से नाकाम रहा है। अच्छा, और क्या मुद्दे थे उस चिट्ठी में? उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर भी सवाल उठाए, जो चुनाव के दौरान पार्टियों के लिए नियम होते हैं। हाँ। खासकर सत्ताधारी दल द्वारा जो कथित उल्लंघन हुए, जिसमें प्रधानमंत्री के कुछ बयानों का भी जिक्र था, उन पर प्रभावी कार्रवाई या तो हुई नहीं या बहुत देर से हुई। ऐसा लगा कि आयोग के पास अनुच्छेद 324 में जो शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल करने में वो हिचक रहा है। ये तो गंभीर बात है। क्या और भी चिंताएं सामने आई? हाँ, इसके बाद अगस्त 2024 में एक और रिपोर्ट आई। एक स्वतंत्र पैनल था, IPMI यानी इंडिपेंडेंट पैनल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इलेक्शंस। अच्छा, उनकी 2024 चुनाव रिपोर्ट, उसमें क्या था? उसमें कई और मुद्दे उठाए गए, जैसे EVM और VVPAT का क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत ही कम होना, मतलब कुछ ही बूथों पर पर्चियों का मिलान। इससे वोटों में हेरफेर की आशंका बनी रहती है, ऐसा कहा गया। फिर कुछ राज्यों का जिक्र था, गुजरात, UP, जम्मू कश्मीर, असम। वहां वोटर रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें और कुछ मामलों में वोटरों को दबाने के आरोप भी लगे। और चुनावी फंडिंग या प्रचार के बारे में कुछ? हाँ, रिपोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के डेटा का हवाला दिया
कहा कि राजनीतिक फंडिंग में सत्ताधारी दल का दबदबा दिखता है एक तरह से। अच्छा। और चुनाव प्रचार में जो नफरती और सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल हुआ, उस पर भी चिंता जताई। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने भी कथित तौर पर 61 बार ऐसी भाषा का प्रयोग किया। बाप रे। और सबसे बड़ी चिंता जो रिपोर्ट ने जाहिर की वो ये थी कि ईसीआई कई मौकों पर ऐसा लगा मानो सरकार का ही एक अंग हो। शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। ये ईवीएम वीवीपीएटी वाला मसला तो काफी पुराना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में वीवीपैट जरूरी किया था ना, ताकि वोटर देख सके कि वोट सही गया या नहीं। हाँ, किया था। लेकिन फिर 2018 में ईसीआई ने एक निर्देश जारी किया कि हर विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ एक बूथ पर वीवीपीएटी पर्चियों का ईवीएम से मिलान होगा। सिर्फ एक बूथ? वो तो बहुत ही कम हुआ। हाँ, कुल ईवीएम का शायद 0.3% ही बनता है। तो आलोचक कहते हैं कि इतने कम सैंपल से वेरिफिकेशन का जो असल मकसद था वो तो पूरा ही नहीं होता। हेर फेर की गुंजाइश बनी रहती है। और 2020 चुनाव में भी आंकड़ों को लेकर कुछ हुआ था ना? जी, वोटिंग के जो आंकड़े आए उनमें बाद में कुछ बदलाव हुए और फॉर्म 17C जो हर बूथ पर कितने वोट पड़े उसका आधिकारिक रिकॉर्ड होता है, हाँ, वो तो सभी उम्मीदवारों को मिलना चाहिए। लेकिन वो सबको नहीं मिला, ऐसी शिकायतें आईं। इससे भी शक बढ़ गया कि कहीं कोई चुराया हुआ जनादेश तो नहीं। और एक बिहार एसआईआर वाला विवाद भी था। वो क्या था संक्षेप में? बिहार में एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू की गई। आरोप ये लगा कि इसे तय नियमों को किनारे रखकर जल्दबाजी में शुरू किया गया और डर ये जताया गया कि कहीं इसका एजेंडा लाखों वोटरों को लिस्ट से बाहर करना तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी। ईसीआई की शक्तियों अनुच्छेद 324 और लोगों के वोट देने के अधिकार अनुच्छेद 326 के बीच संतुलन बनाने की बात कही थी। तो अगर हम इन सारी बातों को जो स्रोत सामग्री बता रही है उसे एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, तस्वीर तो यही उभरती है कि ये स्रोत, ये रिपोर्ट्स, ये चिट्ठियां, ये सब ईसीआई की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन स्रोतों के मुताबिक कि आयोग का कामकाज उस मूल भावना से कहीं दूर जा रहा है जिसके साथ हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे घड़ा था। यानी कार्यपालिका से पूरी तरह स्वतंत्र रहकर निष्पक्ष चुनाव कराना। बिल्कुल। और ये स्थिति जाहिर है भारत के चुनावी लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसका असर सिर्फ नतीजों पर नहीं पड़ता बल्कि पूरी प्रक्रिया में लोगों के भरोसे पर पड़ता है। और यहीं पर हम आज की ये चर्चा रोकते हुए एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर वो संस्था ही सवालों के घेरे में हो जिस पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, उसकी निष्पक्षता पर ही इतने गहरे सवाल हों, तो क्या हम सच में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की पवित्रता और जनता के जनादेश की विश्वसनीयता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त रह सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों और सभी जागरूक नागरिकों के लिए इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या सोचते हैं आप? नीचे टिप्पणी में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें और आगे भी ऐसी गहरी चर्चाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।